चलिए दोस्तों, अब देखते हैं मार्जिन या न्यूनतम सीमा। ठीक, मार्जिन या न्यूनतम सीमा। न्यूनतम सीमा, इसमें जो है, इसमें पहला पॉइंट है जैसे जो बैंक है, बैंकों द्वारा बैंकों द्वारा ऋण प्राप्तकर्ताओं को, जैसे बैंक है तो बैंक के द्वारा जो है ऋण जो ले रहे हैं बैंक से, अब ऋण प्राप्तकर्ताओं को, ऋण प्राप्तकर्ताओं को, ठीक, कुछ प्रतिभूतियों के बदले ऋण दिया जाता है। जो ऋण लेने जा रहे हैं उन्हें कुछ प्रतिभूतियों, इसका मतलब समझ रहे हैं, जमानत, कागजात के बदले ऋण दिया जाता है। ठीक, समानता प्रतिभूति का कुल मूल्य, सामान्यता प्रतिभूति का कुल मूल्य स्वीकृत ऋण से अधिक होता है। ऋण से अधिक होता है। ठीक, अर्थात बैंक जितना लोन देता है, अर्थात बैंक जितना जितना लोन देता है, ठीक, उसमें प्रतिभूति ऋण से अधिक होता है। मूल्य प्रतिभूति जो है ऋण से अधिक होता है। मतलब अर्थात बैंक जितना लोन देता है उनका मूल्य जो है, मूल्य प्रतिभूति ऋण से अधिक होता है। ठीक, उसके बाद जो ऋण मतलब मिलता है, प्रतिभूति जो है, मूल्य एवं उसके आधार पर दिए गए ऋण के मध्य अंतर को ऋण मार्जिन कहते हैं। जो ऋण स्वीकृत होती है, इसमें दूसरा पॉइंट देख लीजिए, स्वीकृत ऋण मतलब जो ऋण स्वीकार की गई है, स्वीकृत ऋण है तो दी गई प्रतिभूति मूल्य एवं दी गई प्रतिभूति मूल्य एवं उसके आधार पर दिए गए ऋण के मध्य अंतर, उसके आधार पर दिए गए ऋण के मध्य अंतर को मार्जिन ऋण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब, एक स्वीकृत ऋण एवं दी गई प्रतिभूत मूल्य और उसके आधार पर दिए गए ऋण। अब यहाँ पर देख लीजिए, अच्छे समझा दें। स्वीकृत ऋण माइनस प्रतिभूति मूल्य और आधार पर दिए गए मूल्य। प्रतिभूति मूल्य एवं उसके आधार पर दिए गए ऋण के मध्य अंतर। एवं उसके आधार पर दिए गए ऋण बराबर मार्जिन। क्या हो जाएगा? मार्जिन। मार्जिन ऋण यही है। मार्जिन ऋण जो है निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मार्जिन ऋण निकालने के लिए स्वीकृत ऋण माइनस प्रतिभूत मूल्य एवं उसके आधार पर दिए गए ऋण बराबर मार्जिन ऋण कहलाएंगे। उसके बाद चौथा पॉइंट देख लीजिए, या तीसरा पॉइंट, आरबीआई द्वारा किसी ऋण पर मार्जिन की न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया जाता है और इस मार्जिन सीमा का निर्धारण जो है आरबीआई करेगी। इस जो है मार्जिन ऋण, आरबीआई द्वारा किसी ऋण पर आरबीआई द्वारा किसी ऋण पर ठीक, आरबीआई द्वारा किसी ऋण पर मार्जिन की न्यूनतम सीमा का निर्धारण
मार्जिन की न्यूनतम सीमा का निर्धारण, ठीक, न्यूनतम सीमा का निर्धारण किया जाता है। ठीक, उसके बाद इसमें चौथा है मार्जिन में परिवर्तन के कारण। मार्जिन में परिवर्तन के कारण, मार्जिन में परिवर्तन के कारण बैंकों के जोखिम में भी परिवर्तन होता है। बैंकों के जोखिम में भी परिवर्तन होता है। जाहिर सी बात है, जब मार्जिन में परिवर्तन हो रहा है तो बैंकों के जोखिम में भी परिवर्तन होगा। इसके बाद चलिए पढ़ाते हैं प्राथमिक क्षेत्र का साख नियंत्रण, प्राइमरी सेक्टर। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र का साख नियंत्रण। चलिए देखते हैं। रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी बैंकों को रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार सभी बैंकों को अपनी उधारियों का कम से कम, अपनी उधारियों का कम से कम 40%, ठीक, 40% प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है। 40% प्राथमिकता क्षेत्र को उपलब्ध कराना होता है। ठीक, 40%। इसमें जो है 18% जो है, मान लीजिए 40% है, ठीक, 40% है, इसमें जो है 18% जो है एग्रीकल्चर, कृषि को, ठीक, 10% जो है सूक्ष्म उद्योगों को, उसके बाद 7.5% वीकर सेक्टर को, कमजोर आर्थिक तबके को 7%, ठीक। चलिए अब इसके बाद देखते हैं मौद्रिक नीति व बैंक से जुड़ी अन्य शब्दावली। मौद्रिक मौद्रिक नीति व बैंक से जुड़ी अन्य शब्दावली, ठीक। इसमें पहला है बीपीएलआर। बीपीएलआर, इसको देखिए, इसमें क्या है, इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। जैसे वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने विश्वास पात्र ग्राहकों को, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने विश्वास पात्र ग्राहकों को ऋण प्रदान करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक, कम दर पर ऋण देते हैं, ठीक, जिससे किसान को 10%, व्यापारी को 4%। बीपीएलआर या बेंच मार्क प्रधान उधारी दर, इसका नाम है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट, मतलब बेंचमार्क प्रधान उधारी दर, बीपीएलआर। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अपने विश्वास पात्र ग्राहकों को, जो बैंक जो है अपने ग्राहकों पर जो विश्वास रखता है उसको ऋण प्रदान करने हेतु
खरीद किया जाता है, मतलब उसको उधार दिया जाता है कम से कम ब्याज पर। इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम तो बहुत खतरनाक हुआ भाई, देख लीजिए। परिणाम इसका जो है असफल रहा, लेके फुर असफल रहा। तो आरबीआई ने इस समस्या के समाधान के लिए एक समिति बनाई, ठीक। आरबीआई ने समस्या के समाधान के लिए एक समिति बनाई। ये कौन सी समिति थी? दीपक मेहता समिति। दीपक मेहता समिति। दीपक मेहता समिति जब बनाई गई तो इसमें समाधान के क्या किया गया? समाधान ये किया गया कि 2010 में इसे बंद करके आरबीआई ने आधार दर की अवधारणा को प्रस्तुत किया। 2010 में आरबीआई ने आधार दर को आधार दर की अवधारणा प्रस्तुत की। इसमें बंद करके 2010 में बंद करके आरबीआई ने आधार दर की अवधारणा प्रस्तुत की। अब चलिए देखते हैं आगे बेस रेट आधार दर। बीपीएलआर था, बीपीएलआर। अब इसके बाद जो है बेस रेट आ गया है, बेस रेट बीआर। बेस रेट मतलब आधार दर, बेस रेट। इसका इंट्रोडक्शन चलिए देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है? वह न्यूनतम ब्याज दर जिससे कम पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं किया जा सकता। मतलब इसमें जो है एक फिक्स रेट होता है, वह न्यूनतम ब्याज दर, वह न्यूनतम ब्याज दर जिससे कम पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं किया जा सकता है। ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं किया जा सकता, ठीक। एक बेस रेट होता है, मतलब एक न्यूनतम ब्याज दर होता है, इससे कम पर वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो है बैंकों ने झेल लिया है ग्राहकों को ऋण प्रदान करके, मतलब विश्वास पात्र ग्राहकों को कम दर पर ऋण प्रदान करके जो है बैंकों ने यह झेल लिया है, जो कि असफल भी रहा। इसमें सुधार करने के लिए दीपक मेहता समिति बनाई गई और इसके समाधान के लिए 2010 में बंद करके आरबीआई ने आधार दर की अवधारणा प्रस्तुत की। अब आधार दर में क्या किया गया कि वह एक न्यूनतम ब्याज दर निर्धारित किया जाएगा, इससे कम ब्याज दर पर वाणिज्यिक बैंक जो है किसी भी ग्राहक को ऋण नहीं देंगे, ठीक। इसमें आधार दर का निर्धारण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है। आधार दर का निर्धारण इसमें आधार दर का निर्धारण कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक। मतलब जिस बैंक से आप जो है ऋण लेंगे, जो बैंक ऋण देगा वही जो है इसका निर्धारण करेगा। आधार दर का निर्धारण वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, ठीक। इसमें आरबीआई आधार दर की रेंज को तय करती है। आधार दर की रेंज जो है आरबीआई तय करती है। आधार दर की रेंज मतलब कितने रेंज तक जो है देना है ऋण, आधार दर की रेंज आरबीआई तय करती है, ठीक। उसके बाद अगला पॉइंट है, इससे समस्या क्या आने लगा। अब इसमें भी समस्या आ गई। आरबीआई ने इतना सुझाव दिया, इतनी सब नीतियां बनाई, अब इसमें भी समस्या आने लगी। चलिए आगे देखते हैं कौन कौन सी समस्या आने लगी। जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक। जब रेपो रेट बढ़ा दिया
आरआर, जब आरआर बढ़ा दिया तो बैंकों ने बेस रेट बढ़ा दिया, बैंकों ने बीआर बढ़ा दिया, बीआर को बढ़ा दिए। और आरबीआई ने रेपो रेट घटाया, जब आरबीआई ने आरआर रेपो रेट घटा दिया, जब आरबीआई ने रेपो रेट घटा दिया तो बैंकों ने बीआर बेस रेट, बीआर बीआर को घटाया ही नहीं, इसको बढ़ाए रह गए। यही सबसे बड़ी गलती कर दी बैंकों ने। जब भाई आरबीआई ने रेपो रेट को बढ़ा दिया तो बैंकों ने बेस रेट को बढ़ाया, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन जब आरबीआई ने आरआर को रेपो रेट को घटाया तो बैंकों ने बेस रेट को घटाया ही नहीं। ठीक, बैंकों ने बेस रेट को कम ही नहीं किया, यही गलती कर दी। तो इसका प्रभाव क्या पड़ा, प्रभाव देख लीजिए। इसका प्रभाव ये पड़ा कि ग्राहकों तक सस्ती मौद्रिक नीति का लाभ नहीं पहुंचा, जिससे मौद्रिक संचरण समस्या कहते हैं। ग्राहकों तक सस्ती मौद्रिक नीति का लाभ नहीं पहुंचा, नीति का लाभ नहीं पहुंचा। ठीक, समाधान देखिए। एमसीएलआर सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर, इसका समाधान क्या हुआ, एमसीएलआर, मतलब इसमें भी सुधार किया गया। उसके बाद सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर, या दूसरी नीति बनाई गई समाधान करके। अब देखिए, यह जो है एमसीएलआर सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार दर, यह जो है पद्धति आरबीआई द्वारा 1 अप्रैल 2016 से शुरू की गई। ठीक, एमसीएलआर जो है यह पद्धति जो है आरबीआई द्वारा 1 अप्रैल 2016 से शुरू की गई। ठीक, इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को उधारी दर के निर्धारण में, इस व्यवस्था के अंतर्गत, दूसरा पॉइंट देखिए, इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को उधारी दर के निर्धारण में, ठीक, फंड की सीमांत लागत के आधार पर बनाना होगा, फंड की सीमांत लागत को आधार बना के देना होगा, आधार बनाना होगा। अर्थात रेपो दर में कमी होने पर बैंकों को अपनी आधार दर को भी कम करना होगा। ठीक, यहीं पे जो है पिछले आधार दर में यही गलती कर दी है। अर्थात जो है रेपो दर में कमी होने पर, आरआर में कमी होने पर बैंकों को अपनी आधार दर मतलब बेस रेट, आधार दर मतलब बेस रेट को भी घटाना होगा। ठीक, यहाँ हमने बताया है कि बैंकों ने, आरबीआई ने जब आरआर को कम किया, ठीक, आरबीआई ने जब आरआर को कम किया तो बैंकों ने बेस रेट घटाया ही नहीं, बेस रेट बढ़ाए रह गए, यही उन्होंने कमी कर दी। तो इसका प्रभाव क्या हुआ, ग्राहकों तक सस्ती और मौद्रिक नीति का लाभ नहीं पहुंचा, इसका लाभ ही नहीं पहुंचा ग्राहकों तक। इसके समाधान के लिए आरबीआई ने एमसीएलआर ले आया, मतलब सीमांत निधि लागत पर आधारित उधार। यह आरबीआई ने 1 अप्रैल 2016 से शुरू की गई। इस व्यवस्था के अंतर्गत बैंकों को उधारी दर का निर्धारण में फंड की सीमांत लागत को आधार बनाना होगा। अर्थात अगर आरआर कम हो रहा है, ठीक है, अगर आरआर कम हो रहा है तो बैंकों को भी अपनी आधार दर को कम करना होगा।
ठीक, इकाई वस्तुओं के उत्पादन की लागत, मार्जिनल कास्ट, अर्थात बैंकों द्वारा एमसीएलआर एमसीएलआर का निर्धारण मासिक आधार पर किया जाता है। इसमें जो सीमांत लागत को आधार बनाकर उन्होंने काम किया। अब सीमांत लागत देख लीजिए, इसमें सीमांत लागत शब्द आया है। सीमांत लागत, मार्जिनल कास्ट, ठीक। इसमें देखिए दो चीज है, एक रेपो रेट है, एक जो बैंकों का परिचालन व्यय है। रेपो रेट, रेपो रेट बैंकों का परिचालन व्यय, क्योंकि हमने ऊपर जो पढ़ा है अभी। अब इसमें देखिए जो है रेपो रेट, जो आरबीआई ने रेपो रेट कम कर दिया। मान लीजिए आरबीआई आरबीआई रेपो रेट घटा दिया, ठीक। जब रेपो रेट घटा दिया तो बैंकों का परिचालन व्यय या बैंक चलाने के लिए अपने को किराया, सैलरी, बिल इत्यादि जो है, इसी आधार पर बैंक ब्याज दरों को सस्ती नहीं करते हैं। बैंक चलाने के लिए या बैंक का परिचालन व्यय इसी आधार पर, इसी आधार पर बैंकों को ब्याज दरों का सस्ता नहीं करते हैं। बैंक ब्याज दरों को सस्ता नहीं करते हैं, ठीक। इसके समाधान के लिए डॉक्टर राज जनक समिति की जो है मतलब बाह्य बेंचमार्क दर, मतलब डॉक्टर जनक राज समिति का गठन किया गया है। डॉक्टर जनक राज समिति लाई गई। मतलब बाह्य बेंचमार्क दर, बाह्य बेंचमार्क दर। अब देखिए बाह्य बेंचमार्क दर क्या है। बाह्य बेंचमार्क दर यह क्या है, इसे भी देख लीजिए। डॉक्टर जनक राज की अध्यक्षता में, जनक राज की अध्यक्षता में डॉक्टर जनक राज की अध्यक्षता में बाह्य बेंचमार्क दर लागू करने की सिफारिश की थी। बाह्य बेंचमार्क दर लागू करने की सिफारिश की थी, ठीक। उसके बाद 1 अक्टूबर 2019 से 1 अक्टूबर 2019 1 अक्टूबर 2019 से आरबीआई ने सभी बैंकों के लिए बाह्य बेंचमार्क दर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया। बाह्य बेंचमार्क दर से जोड़ना अनिवार्य कर दिया, ठीक। उसके बाद तीसरा इसमें पॉइंट है, 3 आधारों में से किसी एक साथ 3 आधारों में से किसी एक साथ बैंकों को अपनी ब्याज दरें लिंक करना होगा, अपनी ब्याज दरें लिंक करना होगा, ठीक। रेपो दर, इसमें 3 आधार दर कौन है, 3 आधार दर देख लीजिए। पहला इसमें है रेपो दर, ठीक। और दूसरा है सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज, सरकारी प्रतिभूतियों
पर ब्याज। और तीसरा है इसमें FBIL, मतलब फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया लिमिटेड। ठीक, FBIL, फाइनेंशियल बेंचमार्क ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क दर द्वारा प्रकाशित कोई अन्य बेंचमार्क दर। ठीक, चाहे ये ब्याज दर से लिंक करना होगा रेपो दर, या सरकारी प्रतिभूति पर जो ब्याज देता है इसको लिंक करना होगा, या जो है इससे लिंक करना होगा, या BI द्वारा जो प्रकाशित होता है इसको लिंक करना होगा। इसमें से किन्हीं 3 आधार दरों में से किसी एक को जो है बैंक को अपनी जो ब्याज दर से लिंक करना होगा। ठीक, चलिए अब आगे बताते हैं बाजार स्थिरीकरण योजना। यह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, या जैसे मेंस में लिखना होगा उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और मौद्रिक नीति में आप जान ही रहे हैं, मौद्रिक नीति के प्रकार में एक सस्ती मौद्रिक नीति है, एक महंगी मौद्रिक नीति है। सस्ती मौद्रिक नीति में जो है इसको हमने जो है आगे बढ़ा दिया, सॉफ्ट मौद्रिक नीति, हार्ड मौद्रिक नीति। जैसे जो सस्ती मौद्रिक नीति है इसमें ब्याज दर कम ब्याज दर होता है, जैसे CRR, SLR, RR में कमी की जाती है। और जो महंगी ब्याज दर होती है, जो महंगी जो मौद्रिक नीति होती है उसमें जो CRR, SLR, RR में वृद्धि की जाती है, या जो महंगी मौद्रिक नीति होती है। ठीक, बाजार स्थिरीकरण एक योजना है, इसमें जो कोई बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। इसी तरह से यह जो है चैप्टर समाप्त हुआ। इसके बाद जो है अगला चैप्टर रहेगा। अगला चैप्टर भी अच्छा ही चैप्टर है। अगला चैप्टर है बैंक, मतलब भारत में बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थान, इसी बैंक से संबंधित। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।